एम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं नया कॉन्सेप्ट गाइस। जेसी लियोंग से हम गाइस आज शुरू करेंगे अपना पार्ट 1, जिसमें गाइस हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम समझेंगे आज, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ एंड यूनिवर्स इज़ अ वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है जेसी लियोंग का, उसको आज हम समझते हैं। बहुत बेसिक सी किताब है लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल किताब है, जो अगर आप नए हैं यूपीएससी की फील्ड में, या आपने नया अभी अभी शुरुआत करी है, या इवन इन द कोर्स ऑफ प्रोसेस में भी हो आप, तो जेसी लियोंग किताब एक ऐसी किताब है जहाँ ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आज ऐसा ही हम टॉपिक लेकर आए हैं अर्थ एंड यूनिवर्स के ऊपर। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। तो बताता है, इसके कुछ डिटेल्स दे रहा है। कह रहा है देखो, हम अर्थ पे रह रहे हैं। जो स्टार्स होते हैं वो स्कैटर्ड रेगुलरली स्पेस पे नहीं होते हैं, वो एक क्लस्टर फॉर्म में बता रहा है कि जो स्टार्स होते हैं ना, वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, जिनको कि हम गैलेक्सीज कह देते हैं या नेबुलास कह देते हैं। और हर गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन स्टार्स हैं। और ये माना जाता है कि अर्थ का ओन गैलेक्सी को, अर्थ की ओन गैलेक्सी, एक ही अर्थ पे गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। इसके पास ही 10 आपका 1 लाख मिलियन स्टार्स है। देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, पेपर में आपके पूछी जा सकती हैं, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब इसी स्टार में ना अपीयर होता है कि जो लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार जो ट्रेवल करते हुए आती है, टेक सम टाइम्स लाइक 4 years टू रीच अस। ठीक है, तो स्टार आपको एकदम स्मॉल अपीयर होता है। अगर आप उसको टेलीस्कोप से भी देखोगे ना, तो जो स्टार है, नियरेस्ट स्टार भी जो होगा ना, वो आपका 1,86,000 मिलियंस पर सेकेंड के स्पीड पे चल रहा होता है। तो उसको 4 साल लगते हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो रे ऑफ लाइट उसको सन से मिलती है, जिसमें कि 8 मिनट लगता है कि वो अर्थ पे आने पे उसकी लाइट को, और ओनली अ सेकेंड लगता है टू रीचेस फ्रॉम द मून। अब हमारा ना एक्सप्लोर, क्योंकि हम यूनिवर्स को करने जा रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में। देखो जहाँ भी बात आती है सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है। सोलर सिस्टम में आपको पता है एक सन होता है, ठीक है, और आपके पास 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि आपको पता है कि जो 9th प्लैनेट था प्लूटो, उसको पता चला कि अब वो एक एक स्टार, मतलब एक बेसिकली इट्स नॉट अ प्लैनेट नाउ डेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि जितना भी ये सोलर सिस्टम सन या प्लैनेट से बना है, 8 प्लैनेट से बना है, विच आर बिलीव टू हैव बिन डेवलप्ड। ये कैसे बने सारे के सारे, जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, या जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये गैसेस के कंडेंसेशन से और दूसरे लेसर बॉडीज से बने हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, बेसिकली जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, राउंड द सन, इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये राउंड 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 घूम रहे होते हैं। जैसे आप अर्थ की बात लो, अर्थ शाइन क्यों करती है, क्योंकि वहां पर सन की रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास पहुंचती है। जो सन का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इंक्रीज भी होता है, 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। इंटीरियर में उसकी इतना गर्मी है, इंटीरियर अगर आप देखते हो तो। अच्छा, अगर इसके सरफेस पे देखो, तो फेरी गैसेस भी हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं जो बहुत वोल्केनो इरप्शंस भी करती हैं। अब अच्छा, सन में क्या है, सन का अगर आप साइज देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है। कि आप सोचो, अर्थ से भी 3 लाख टाइम सन बड़ा है। समझ रहे हो आप। तो अर्थ सन के बारे में इसने सारे करेक्टर्स बताए। अब ये कह रहे हैं जो ये पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, बट आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं। तो पहले शुरुआत में 9 होते थे। मर्क्यूरी सबसे ना छोटा प्लैनेट है, और ये सबसे पास में रहता है सन के, 36 मिलियंस माइल्स अवे ही है लगा लो। और ये अपने पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, जैसे अर्थ कंप्लीट करता है ना, वैसे ही ये भी करता है, अपने ऑर्बिट पे कंप्लीट करता है, उसको बहुत कम टाइम लगता है। मतलब आप सोचो, मर्क्यूरी का जो 1 साल होता है ना, 1 ईयर, वो इक्वल्स होता है 88 डेज। जैसे आपके अर्थ पे कितने दिन होते हैं, अगर आप अर्थ की बात करोगे, तो अर्थ पर आपको पता है 1 साल में 365 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर होता है तो यही फिर 366 बन जाता है। अब अगर आप यही चीज़ चेक करते हो मर्क्यूरी के लिए, तो मर्क्यूरी के लिए पूरा 1 साल जो होता है वो 88 डेज के बराबर ही होता है। बात समझ रहे हो आप। वीनस ना ट्वाइस है सन के डिस्टेंस से, क्योंकि सेकंड प्लैनेट है, नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है। अच्छा, वीनस को ना हम ना अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। पता है क्यों अर्थ का ट्विन बोलते हैं?
क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी, साइज वगैरह, डेंसिटी वगैरह है ना, वो क्लोज टू अर्थ है, इसीलिए अर्थ का ट्विन बोला जाता है। तो बट नो द अदर प्लैनेट इज एनी वे कंपेरेबल टू अर्थ, क्योंकि अर्थ में आपको पता है इसमें ही सबसे ज़्यादा लिविंग थिंग्स रहते हैं। और अर्थ के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून होता है। ठीक है, ये रिवॉल्व करती है ईस्टवर्ड अराउंड द अर्थ वंस इन एवरी 27 डेज में ना। मून इसीलिए देखते हैं ना, मून का शेप चेंज होता रहता है। पूर्णमासी सुना होगा आपने, है ना, मतलब फुल मून, हाफ मून, ये सब जो बातें आती हैं ये आपकी इसी वजह से है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अंडर रिवॉल्व करता रहता है, इस वजह से। अब जो फोर्थ प्लैनेट है सन से जो फोर्थ प्लैनेट है वो मार्स है। ठीक है, जिसमें कि डार्क पैचेस हैं उसके सरफेस पे, एंड बिलीव करा जाता है कि जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं ना, इसको वो नेक्स्ट प्लैनेट मारते हैं कि अर्थ के बाद मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। समझ रहे हो, इसीलिए हमारा मार्स मिशन कितनी बारी गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है जुपिटर के बाद। जुपिटर हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सबसे पहले सोलर सिस्टम का। इसका जो सरफेस है बहुत सारी गैसेस से बना है, याद रखना। जुपिटर का हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से बना है। और दूसरे सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लाइट है, डार्क बैंड्स हैं। यहाँ पर ही आपके जुपिटर पे ही 12 सैटेलाइट भी हैं। ये सारी बातें हैं, और माना जाता है कि बहुत ठंडा है इसका सरफेस, मतलब माइनस में भी टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये सारी बातें कही। कहते हैं जो जुपिटर के बाद का जो प्लैनेट आता है ना, वो आपका बड़ा यूनिक प्लैनेट आता है जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न जो है वो, उसकी 3 रिंग्स है और 9 सैटेलाइट है। जैसे 12 सैटेलाइट जुपिटर की थी, सैटर्न के पास 9 सैटेलाइट है। इसका जो साइज है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर जुपिटर। ये सन से थोड़ा दूरी पे रहता है। इसको 29.5 ईयर्स लगते हैं अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, सैटर्न को। सैटर्न काफ़ी बहुत, क्योंकि दूरी पर भी है ना काफ़ी। अब सेवेंथ प्लैनेट है यूरेनस। तो देखो, इसको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेट 18th सेंचुरी तक बहुत ही बस इतना पता चला था कि फेंट ब्लूइश ग्रीन डिस्क से बना हुआ है। बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से खाली इतना दिखने को मिला कि बहुत जाइंट प्लैनेट है, 50 टाइम्स लार्जर है अर्थ से, 15 टाइम्स हैवी है बहुत ज़्यादा। इतना ही पता चला, और ये पता चला कि यूरेनस ऑर्बिट करता है सन को, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। और इसके पास 5 सैटेलाइट है, इतना पता चला था। अब ना जो दो आउटर मोस्ट प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम के, दैट इज योर नेपच्यून एंड प्लूटो, ये टेलीस्कोप से विजिबल हुए थे और इरेगुलर ग्रेविटेशनल बॉडीज है। नेपच्यून रिजेंबल करता है आपके यूरेनस की तरह ही होता है। प्लूटो तो आपको पता ही है, आप रहा ही नहीं तो उसके बारे में हम डिस्कस ही क्यों करें अब ये ना सीधा आपको ले जाएगा अर्थ की शेप के ऊपर। कह रहा देखो, जो सेलर्स होते थे ना बहुत ओल्डन डेज में, बहुत पुराने दिनों की बात है, तो क्या होता था कि ना ये वेंचर करते थे डिस्टेंट ओशन को, बिकॉज दे थॉट दैट अर्थ वाज फ्लैट। पहले लोगों को ये लगता था कि अर्थ ना एकदम टेबल की तरह फ्लैट है। तो उनको ऐसा लगता था कि वो अर्थ के एजेस पे जब पहुंचे तो वो स्लिप डाउन, वहाँ पे वो स्लिप डाउन हो गए। तो यहाँ से ना स्टोरी शुरू हुई कि देखो अर्थ ना, इसका मतलब जो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन रहा कि अर्थ कभी भी ना फ्लैट नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके एजेस वगैरह पे जाते ही ना एक स्लिप डाउन आता है जब इसके एकदम कॉर्नर पे हम पहुंचते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो अर्थ है वो राउंड है, इसका स्फेरिकल शेप है, और ये ना बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आए और ये प्रूव हुआ और एक्सेप्ट करा गया। तो यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हुई डन ऑन अर्थ साइंस एंड इट्स वेरियस डायमेंशंस के बारे में। तो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस जो इसका है वो 24,897 माइल्स है। जो पोलर सरकमफ्रेंस है उसका वो 83 माइल्स से कम है। इक्वेटोरियल डायमीटर इसका 7,926 माइल्स है। इसका पोलर डायमीटर इसके बहुत छोटा है। तो पता चलने लगा धीरे धीरे कि अल्टीमेटली जो अर्थ है ना, वो लिटिल फ्लैटन भी है। मतलब आप जैसे आप समझते हो संतरा जैसे होता है, ऑरेंज। ऑरेंज सर्क राउंड तो है साइड से, लेकिन नीचे से जो उसका बॉटम है वो क्या है, वो थोड़ा सा फ्लैट भी है। तो फिर पता चला कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप का है, अर्थ जो अर्थ शेप्ड का है। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका पता चल गया कि यहीं से बड़ा। अब ये सवाल करेगा कि अर्थ की ऐसी शेप क्यों है, और अर्थ की शेप के बारे में कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है या स्फेरिसिटी है, इसका पता कैसे चला। तो पहला ऐसा एविडेंस मिलता है सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ से पता चलता है
कह रहा जब पहला पहला कोई बंदा गया ना, फेर्डिनेंड फेर्डिनेंड मैगेलन नाम था इनका, क्रू पूरा गया तो 1519 टू 1522 तक इन्होंने प्रूव करा कि अर्थ, अगर आप बियॉन्ड डाउट जाओगे तो अर्थ स्फेरिकल है। कोई भी ट्रैवलर राउंड द वर्ल्ड जब भी चलता है लैंड से सी से, तो उसको अब्रप्ट एजेस मिलेंगे जहां पर वो गिरेगा ही गिरेगा। तो मॉडर्न एयर रूट्स और नेविगेशन से पता चलता है, यहीं से पता चला कि कहीं ना कहीं जो अर्थ की शेप है वो सर्कम नेविगेशन की तरफ है। समझ गए आपकी, यानी कि नेविगेटेड है, यहाँ से थोड़ा सा सर्कुलर राउंड मारेगा ही मारेगा, क्योंकि राउंड द वर्ल्ड आप चल रहे हो फिर एक जगह मिलते जा रहे हो, तो लाइक एक दिस। अब उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ना सर्कुलर हराइजन भी है, यानी कि अगर आप कैसे कि ना मान लो किसी शिप से या आप सी की तरफ से जा रहे हो, तो आपको पता चलेगा ये किसी बहुत क्लिफ पे हो लैंड के किसी, तो वहां पर आपको जाके पता चलेगा कि ये तो बड़ा सर्कुलर शेप में है। तो पता चला कि जो उसके हराइजन है वो सर्कुलर में है और इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड है। फिर यहाँ से पता चला कि जो शिप की विजिबिलिटी है, यानी व्हेन अ शिप अपीयर्स ओवर द डिस्टेंट हराइजन, जो टॉप ऑफ द मास्ट है वो पहले दिखता है बिफोर द हुल। इन द सेम वे व्हेन इट लीव्स हार्बर, इसका जो कर्व सरफेस है वो डिसअपेयर होने लग जाता है। तो लाइक दिस, ऐसे ऐसे ना अर्थ का ना समझ में आने लगा कि अर्थ जो है उसका जो हराइजन है वो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन में मिलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, तो पता चलता है कि इसका जो सर्कुलर हराइजन है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिला। फिर यहाँ पे पता चला कि अर्थ ना फ्लैट भी है। ये कैसे पता चला? कह रहा इफ द अर्थ वर फ्लैट, अगर मान लो अर्थ फ्लैट हल्का सा है भी तो स्फेरिकल उस पे जियोइड शेप का है। कह रहा मान लो अगर अर्थ होती ही फ्लैट, ठीक है, तो इफ द अर्थ वर फ्लैट द एंटायर शिप वुड बी सीन, है ना, लेकिन वो नहीं, पूरी शिप नहीं दिखाई देती है, कुछ पार्ट ही उसका दिखाई देता है। तो यहाँ से भी हमें एविडेंस मिलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, फ्लैट अर्थ से एंटायर शिप हमें दिखती। अब यहाँ ये कह रहा है कि ना अगर हम सनराइज और सनसेट की तरफ भी जाए ना, इससे भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि एविडेंस मिलते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है। कह रहा कैसे? कह रहा जब सनराइज हो रहा है या सेट हो रहा है ना, डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पर हो रहा है, हम सभी जानते हैं। तो जब अर्थ ना वेस्ट से, आपको पता है ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, है ना, तो जो प्लेसेस ईस्ट में है ना, सी द सन अर्लियर देन दोज विद वेस्ट। देखो क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। कह रहा देखो आपको पता ही है ना, हमारे देश में भी अरुणाचल प्रदेश और अगर आप गुजरात का देखोगे सनराइज का टाइम, आपको डिफरेंस मिलेगा उसके अंदर। तो वो इसी वजह से देखने को मिला, क्योंकि ऐसा क्यों है, द अर्थ वर फ्लैट, अगर आप फ्लैट होती तो होल वर्ल्ड में सनराइज और सनसेट एक सेम टाइम पर होता। बट आप देखो हमारा टाइम में कनाडा के टाइम में कितना डिफरेंस है ना। तो ये इसी वजह से है क्योंकि अर्थ राउंड राउंड घूम रही है, इसीलिए टाइमिंग जो सनराइज सनसेट के हैं हर कंट्री में डिफरेंट हो जाते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम समझेंगे कि और क्या बातें हैं जिससे पता चलता है कि जो सन अर्थ जो है वो स्फेरिकल नेचर की है। कह रहा ल्यूनर इक्लिप्स सुना है आपने, चंद्र ग्रहण के बारे में सुनते होगे आप। कह रहा जब शेडो कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, जब है ना ड्यूरिंग द ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, आधा जो चंद्रमा होता है उसको ढक लेता है अर्थ को, है ना, मतलब जो मून है, तो वहां पर भी जो आग बन रही है वो सर्कल बन रही है। तो यहाँ से पता चला कि सर्कुलर शेडो ही आग रही है, इसका मतलब स्फेरिकल नेचर में है। अच्छा, जितनी भी प्लानिटरी बॉडीज हैं वो स्फेरिकल हैं, ऑब्जर्वेशन से पता चला। क्या ना, जब टेलीस्कोप से पता चला, ऑब्जर्व किया गया कि जितनी भी सन मून सैटेलाइट स्टार्स हैं सारे सर्कुलर लाइन में चल रहे हैं, तो दे आर स्ट्रिक्टली स्फेयर्स बेसिकली। तो अर्थ बाय एनालॉजी कैन नॉट बी द ओनली एक्सेप्शन, नहीं हो सकती। फिर अगर हम पोल्स की बात करें कर्व्ड अर्थ पे, उस पे देखते हैं, तो इंजीनियर्स व्हेन ड्राइविंग पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब वो कर रहे थे रेगुलर इंटरवल्स पे ग्राउंड में, उनको एक बात पता चली कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बन पा रहा। जो सेंटर पोल नॉर्मली प्रोजेक्ट स्लाइटली अबव द पोल्स एट द आइदर, मतलब कर्वेचर कुछ बन रहा था। तो सर्वेयर्स और फील्ड इंजीनियर्स ने भी पता लगाया कि हम ना पोल जब ऐसे क्रिएट कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि जो सेंटर वाला है सबसे हाईएस्ट पर आ रहा है, ये दोनों थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। ऐसे सर्वेयर और जितने भी आपके फील्ड इंजीनियर्स होते हैं उनके थ्रू हमें ये बात भी पता चली। अब हम कहते हैं कि ना और क्या बातें हैं भाई, और कैसे पता चलता है। तो एरियल फोटोग्राफ्स लिए गए, तो पिक्चर्स लिए गए हाई रेजोल्यूशन के रॉकेट सैटेलाइट्स की मदद से। उनसे भी पता चला कि जो एजेस है ना अर्थ के वो कर्व्ड है, यानी जो किनारे हैं वो कर्व्ड नेचर के हैं, ऐसे से हैं कुछ।
तो दिस इज परहैप्स द मोस्ट कन्विंसिंग। ये तो भाई बहुत बड़ा अप टू डेट आपको प्रूफ ही मिल गया अर्थ की स्फेरिसिटी का। तो दिस इज हाउ हमें पता चला कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है। नाउ मूव टू दी अर्थ की मूवमेंट पे अब हम चलते हैं कि अर्थ की मूवमेंट कैसी है। देखो मैन हमेशा बहुत कॉशियस रहता है ना अपीयर एंड मूवमेंट ऑफ द सन, एंड लिटिल फिर उसको रियलाइज हुआ कि जो अर्थ है ऑन विच ही स्टैंड इज कॉन्स्टेंटली मोशन, आपको पता ही है। सन डिसअपियर हो जाता है, सनसेट हो जाता है, सनराइज होता है। अब यहीं पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, वो क्या है? वो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आपके अर्थ का रोटेट होना, एक अर्थ का रिवॉल्व होना। ये दोनों ही बातों को ध्यान से समझना आज। देखो जब अर्थ मूव करती है ना वेस्ट से ईस्ट 24 घंटे में जा रही है तो उसको रोटेट करना कहते हैं। डे एंड नाइट किसकी वजह से बनता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। अब सीजन जो बनता है, यानी हर जो साल में 365 1/4 जो बनता है ईयर, वो कैसे बनता है? वो इस वजह से बनता है क्योंकि सन रिवॉल्व, अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व कर रही है, चारों तरफ चक्कर काट रही है। उससे क्या तैयार होते हैं? आपके सीजन्स और ईयर तैयार होते हैं। ठीक है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू रीड जीसी लियोंग। एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट बट साइमल्टेनियसली ये किताब जो है ना, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जब उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो ना गाइस, तो आपको लगेगा मक्खन है, आपकी फटाफट एनसीईआरटीज खत्म हो जाएंगी। ऑल दो इट्स इन माय चैनल, बट आपको जीसी लियोंग में बहुत कुछ पता चलेगा। इतनी आसान किताब है और इतनी बढ़िया किताब है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो समझे आप कि अर्थ पे जो डे एंड नाइट बन रहा है वो रोटेशन की वजह से बन रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हुए आ रही है। इससे ये रोटेशन से आपका डे एंड नाइट तैयार हो रहा है। क्योंकि रिवॉल्व होती है अर्थ सन के आसपास चक्कर काटती है, तो उससे आपके सीजन और ईयर्स बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डे एंड नाइट की तरफ। देखो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ओनली वन पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस कम्स इनटू द रेस। ठीक है, तो सन एन एक्सपीरियंस करता है डे लाइट। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है जो अदर पोर्शन होता है वहां पर डार्कनेस होती है। अब आप देखो, हम जब सुबह उठते हैं तो यूएस कनाडा सो रहा होता है ना, जब हम सोते हैं तो वो उठे होते हैं। तो यानी कि जहां पर भी सन की रेज नहीं पहुंच रही है उस समय, तो वहां डार्कनेस है, जिस समय पहुंच रही है वहां पर सनराइज है, डे लाइट है। ऐसे ही जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो अर्थ का सरफेस विल बी ब्रॉट अंडर द सन एट सम टाइम, है ना, क्योंकि वो भी तो, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। तो एक बार तो सन की भी तो रेज कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो जब सन की रेज बेसिकली पड़ेंगी, तो जब पार्ट जहां पर अर्थ सरफेस में डार्कनेस से सन रेज निकल के बाहर आ रही है, तो वहां पर सनराइज है। लेटर फिर धीरे धीरे जब सन की बीम obscured होने लगती है तो सनसेट हो जाता है। तो यानी कि हमें समझ आया, दस इज इन फैक्ट स्टेशनरी, सन इज इन फैक्ट स्टेशनरी एंड इट इज द अर्थ विच रोटेट्स। सन अपनी पोजीशन पर ही लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि डेली बेसिस पर 24 घंटे अर्थ के पास है जिसमें वो रोटेट, एक चक्कर काट के आती है, रोटेट करती है सन के आसपास, उससे हमें पता चला कि अर्थ के रोटेशन की वजह से सन तो वहीं का वहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ चक्कर काट रही है इसीलिए यहाँ पे सनराइज और सनसेट हो रहा है, ये सारी चीजें बदल रही हैं। तो यानी कि आप समझो, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, द illusion is exactly the same as when we travel in a fast moving train, है ना, तो हमें लगता है ट्रीज भी, हाउसेस भी सब हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे स्टेशनरी होते हैं, वो वहीं पे खड़े हुए होते हैं, पेड़ वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम चल रहे हैं तो हमें लग रहा है वो भी चल रहे हैं। तो ऐसी ही इल्यूजन, ऐसी ही भ्रम हमें आ जाता है। तो याद रखना, इट इज द अर्थ हु रोटेट्स, लेकिन सन अपनी स्टेशनरी पोजीशन पर ही रहता है। अब हम चलते हैं अर्थ के रिवॉल्व होने पर। देखो जब अर्थ रिवॉल्व होता है सन के अराउंड ही होता है, अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट अपने 18.5 माइल पर सेकंड की स्पीड से पूरा करता है ये। अब यहाँ पर ये कह रहा है, देखो ये है कुलालमपुर है, वो पता ही है, इमर्जेस फ्रॉम डार्कनेस इनटू डे लाइट, सनराइज वहाँ बता रहे हैं कैसे कैसे वहाँ पर होता है, सन डायरेक्ट कब आता है, मिड डे कब होता है, सारा कुलालमपुर का एग्जाम्पल लेकर बताया हुआ है कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में अर्थ को 365 दिन, 1/4 डेज और ईयर लगता है। इसीलिए आपको पता है कि एक्स्ट्रा डे जो बचता है तो उसको लीप ईयर में बना देते हैं। 2024 में हम जब पढ़ रहे हैं तो इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, तो हमारे पास इस बारी 366 डेज हैं अर्थ पे। अब ये होता कैसे है? देखो रिवोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि डे एंड नाइट का जो वेरिंग लेंथ है ना वो भी कम होती है। ध्यान सुनना मैं क्या बात कर रही हूँ, बड़े सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं आज।
कह रहा जो देखो अर्थ का जो एक्सिस है ना, अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, यानी कि अर्थ का ऑर्बिट जो है वो सन के ऑर्बिट के राउंड राउंड चक्कर काटता है, उसका एंगल बनाता है 66 हाफ डिग्री, जिसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स हैं, जिसकी वजह से डे एंड नाइट की लेंथ डिफरेंट होती है। कई बारी जब आप किसी से कहते हो ना कि भाई, आप देखते होगे गर्मियों में दिन बड़ा रात छोटी होती है, ऐसे ही सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस। ये फैक्ट इसलिए है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डे एंड नाइट में वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि जो अर्थ इंक्लाइंड हो रही है ना, जो उसका इक्लिप्टिक है, यानी कि जो प्लेन है जिसमें अर्थ ऑर्बिट कर रही है, सन के राउंड राउंड घूम रही है, उसका एंगल ही 66 हाफ डिग्री है। अगर अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन का, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में इक्वल डेज एंड नाइट पूरे समय में ऐसा ही रहता। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर के दिसंबर में जाते हो, विंटर में जाते हो, नॉर्थवर्ड जाते हो, तो आवर्स ऑफ डार्कनेस स्टेडली इंक्रीजेस। तो गलत नहीं है कि इससे क्या होता है कि जो डार्कनेस वाले आप देखते होगे कि 5:30 पे ही सनसेट हो गया, अभी डार्क ज्यादा दिख रहा है, रातें बड़ी होनी शुरू होती हैं, उसी को कहते हैं। तो एट द आर्कटिक सर्कल क्या होता है, जहाँ 66 हाफ डिग्री नॉर्थ बन रहा होता है, सन वहां कभी राइज होता ही नहीं। होल डे वहां पर डार्कनेस रहता है, और मिड विंटर में 22 दिसंबर में ऐसा होने पर दिखाई देता है। तो बियॉन्ड द आर्कटिक जितने भी, अगर आप आर्कटिक से ऊपर ऊपर जाओगे, तो नंबर ऑफ डेज विथ कंप्लीट डार्कनेस बढ़ता ही चला जाएगा। और जब आप नॉर्थ पोल के 90 डिग्री पर पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट डार्कनेस। हाफ ऑफ द ईयर वहां पे अंधेरा ही रहता है। इसीलिए आप देखते होगे स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे वगैरह में क्या होता है, 6 महीने रात ही रहती है, डार्कनेस रहता है। समर के जून में जब आप आते हो, यही कंडीशन रिवर्स हो जाती है। कैसे? जो डे लाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। एज आई सेड यू कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं क्योंकि सनलाइट, सनसेट बहुत देर में होता है। और ऐसा ही आपका पोल वर्ड्स में भी होगा, कह रहा है जो आर्कटिक सर्कल है ना, सन वहां पर कभी सेट ही नहीं होता। 21 जून आपको पता है सबसे ज्यादा वहाँ बड़ा दिन होता है वो। अभी हमारा गया अभी समर सॉलिस्टिस भी हम कहते हैं, इसमें कंप्लीट 24 घंटे कॉन्टिन्यूस डे लाइट रहती है। कहाँ पर? आर्कटिक सर्कल में। इन समर जो रीजन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल होगा, उसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। नॉर्थ पोल में 6 महीने होते हैं कॉन्टिन्यूस डे लाइट के। नॉर्थ पोल में कितने होते हैं? 6 महीने होते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस डे लाइट रहती है। इसीलिए जो ऐसी कंट्रीज होती है ना, जो इस वाले लैटिट्यूड पे पड़ेंगी, तो वहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहेगी। और ये वेरिएशन का कारण मैंने आपको बता दिया। अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमना ही ऐसा होता है, अर्थ रिवॉल्व ही ऐसे कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें डे एंड नाइट की लेंथ में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। कह रहा यही चीज अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की देखें तो क्या होगा? कह रहा सदर्न हेमिस्फेयर में सेम जो प्रोसेस है हैज टेक प्लेस, एक्सेप्ट कंडीशन रिवर्स होती है। यहाँ पे समर में जैसे नदर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, सदर्न कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पर विंटर्स होती है। मिड समर में नॉर्थ पोल में मिड विंटर होती है। समझ गए? मैंने उल्टा होता है। बस सब जैसे जून में वहां पर ठंडा होगा, यहाँ दिसंबर में वहां पर गर्म होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। अब हम चलते हैं रिवॉल्व सन के अराउंड करना अर्थ का और क्या दर्शाता है। कह रहा जो एल्टीट्यूड है मिड डे सन का, कह रहा पूरे जो कोर्स ऑफ ईयर है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है ना, रिवॉल्व करना है राउंड द सन, वो एक्सिस इंक्लाइंड एट 66 हाफ डिग्री टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस। द अपीरेंट जो आपका है, तो सन इज वर्टिकली ओवरहेड करता है एट द इक्वेटर ऑन 2 days ईच ईयर। यूजुअली 21 मार्च और 21 सितंबर को आपको क्या मिलेगा? कोई चेंज नहीं मिलता आपको। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड कर रहा है इक्वेटर पर, तो यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये बात ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी इक्वल नाइट्स। ठीक है, बिकॉज ऑन दीज 2 days ऑल पार्ट ऑन द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड नाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मार्च में जो इक्विनॉक्स होता है वो अपीयर्स टू मूव नॉर्थ, सन यहाँ पर
अर्थ की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ की तरफ, वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख रहे होते हैं। इसीलिए 21 जून को क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है। अभी गया है हमारा, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा दिन और छोटी रात होती है। ऐसे ही 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ओवरहेड करते हैं सन, जहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात छोटी और दिन बड़ा होगा। अब ट्रॉपिक्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ओवरहेड सन की लिमिट को मार्क करते हैं। अगर आप इससे बियॉन्ड जाते हो तो सन नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। ऐसे रीजन डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस में आते हैं। कह रहे देखो, हम यहीं से आपको पता चलेगा, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि किसी भी कंट्री का टेम्परेचर इन बातों पर डेफिनेटली निर्भर करता है। फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल टेल अबाउट एवरीथिंग। अब ये क्या कह रहा है जब आप आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जाते हो, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जाते हो तो डार्कनेस वहां पे 6 महीने रहती है। डे लाइट भी आपको रिमेनिंग हाफ ऑफ द ईयर मिलेगी, यानी बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सन क्योंकि नेवर हाई इन द स्काई ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, तो विद इन द ट्रॉपिक्स क्या हो जाता है, मिड डे सन वेरी करता है हर पोजीशन पे जाके, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग चेंजेस हैं। इसीलिए राउंड द क्लॉक हर जगह पर अलग अलग सीजन रहता है। कह रहा सीजनल चेंज उसके इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या पड़ते हैं। कह रहा समर में क्या होता है, डार्क होता है, ब्राइटनेस होती है और हीट होती है। विंटर में कोल्ड और डार्क, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, समर में ब्राइटनेस और हीट है, विंटर में कोल्ड एंड डार्कनेस रहती है। कह रहा ऐसा क्यों है, कह रहा ऐसा इसलिए है क्योंकि समर में सन इज हायर इन द स्काई देन इन विंटर, और जब समर ओवरहेड करता है इसकी जो रेज है फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द अर्थ। समझ में आया क्या बोल रहा है, कह रहा समर में सन हायर होता है स्काई में देन इन विंटर, और जो सन इज ओवरहेड इट्स रेज फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द अर्थ, कॉन्सेंट्रेटिंग इट्स हीट ऑन अ स्मॉल एरिया। टेम्परेचर देयरफॉर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। समर आर ऑलवेज वार्म। विंटर में क्या होता है, ऑब्लिक रेज है सन की, कम थ्रू द एटमॉस्फेयर लेस डायरेक्टली एंड हैव मच ऑफ देयर हैव हीट ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज एंड वाटर वेपर। सन का जो रेज है फॉल फेंटली एंड स्प्रेड ओवर अ ग्रेट एरिया। फिर यहीं पे देखा जाता है हीट आपकी कम है, टेम्परेचर यहाँ पर कम से कम रहता है। अब अगर आप आगे की बात देखो, देखो डेज जो है समर में बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। हीट क्योंकि ज़्यादा रिसीव हो रही होती है इसीलिए लॉन्गर डे लाइट ड्यूरेशन होती है। नाइट्स इसलिए छोटी होती है क्योंकि लेस हीट इज लॉस्ट। तो नेट गेन जो टोटल हीट का रिसीव हुआ, टेम्परेचर राइज इसीलिए समर में करता है ना। शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट विंटर में क्यों होती है, क्योंकि इसी चीज़ का रिवर्स इफेक्ट पड़ता है वहाँ पर। तो ये भी पता चला हमें टेम्परेचर का भी। डॉन एंड ट्विलाइट का मतलब क्या है, देखो डॉन का मतलब क्या होता है, जब जब एकदम सनराइज के बीच का और फुल डे लाइट के बीच का जो समय है ना, मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें सनराइज हो रहा है और अभी अभी डे लाइट शुरू हो रही है, उसी को डॉन कहते हैं। एंड दैट बिटवीन सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस का जो बीच का समय है ना, अभी हराइजन पे आके रेडिश सा हो रहा है सन, उसको ट्विलाइट कहते हैं। रात मतलब इवनिंग के टाइम पे, सुबह वाले इसी टाइम को डॉन कहते हैं। अब ये क्यों होता है, कह रहा है ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ को जो लाइट मिल रही है ना, वो डिफ्यूज हुई और रिफ्रेक्टेड फॉर्म में मिल रही है फ्रॉम द सन। बात समझ रहे हो आप मेरी। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर हम देखें तो विच इज स्टिल बिलो द हराइजन, तो सिंस सनराइज या सेट जो होता है वर्टिकल पाथ में, इक्वेटर में या हर जगह पे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव होती है शॉर्ट में। बट इन टेम्परेट लैटिट्यूड सनराइज करता है, सेट करता है ऑब्लिक पाथ में। तो इस पूरे जो पीरियड है ना, इट इज मच लॉन्गर स्टिल इन द पोल्स। तो जो विंटर डार्कनेस है ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है, रियली ओनली ट्विलाइट मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको विंटर डार्कनेस देखने को मिलती है। तो यानी डॉन और ट्विलाइट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पर, और टेम्परेचर लैटिट्यूड की वजह से ये डॉन एंड ट्विलाइट देखने को मिलता है। इक्वेटर पे सनराइज सनसेट जो होगा वॉल आपका वर्टिकली होता है, इसीलिए उसको ट्विलाइट जोन से एक पास टाइम करना पड़ता है। मैथमेटिकल लोकेशंस यहाँ पर आपको दे रखी हैं, प्लेसेस ऑफ द सरफेस सो वास्ट है ना, तो मैथमेटिकल इमेजिनरी यहाँ पे चीज़ें लाइन क्रिएट करके बनाया गया है। अब हम चलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका आने वाला है, दैट इज लैटिट्यूड। क्योंकि इस लैटिट्यूड से ही पता चलता है किसी भी जगह का टेम्परेचर, किसी भी जगह का टाइमिंग्स,
डे लाइट, ये सब लैटिट्यूड से ही पता चल रहा है। पर सवाल ये है कि लैटिट्यूड है क्या। देखो, लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस पॉइंट है अर्थ सरफेस पे। इट इज पैरेलल टू ए लाइन ऑफ द इक्वेटर। ये आपके मिडवे पोल्स के बीच में लाई करता है और इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड ऑन अ ग्लोब आर एक्चुअली सर्कल्स में स्मॉल स्मॉल पोलर वर्ड्स भी हैं। इक्वेटर आपका 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ से साउथ पोल से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक जा रहा है। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन देखोगे मैप पे तो हर डिग्री 60 मिनट के उससे डिवाइडेड है। और इसी हिसाब से आपका देखो, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर और कैप्रिकॉन है उसका 23 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एंगल है वो 23 डिग्री हाफ साउथ है। आर्कटिक सर्कल का 66 डिग्री नॉर्थ है। अंटार्कटिक सर्कल का 66 डिग्री हाफ है। अब अर्थ क्योंकि ना फ्लैटेंड है अपने पोल से, तो जो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस है डिग्री ऑफ लैटिट्यूड द पोल पे इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आउट करने वाली बात है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा यहाँ पर आपके नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम बात करेंगे कैसे कैसे जो आपका लॉन्गिट्यूड कैसे डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड भी देखो एंगुलर डिस्टेंस है, ये आपका डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन यहीं पे इंडिकेट होता है। और ऑन द ग्लोबल लॉन्गिट्यूड इज शोन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स रन फ्रॉम पोल टू पोल। और ऐसी लाइंस को मेरिडियंस कहते हैं। अनलाइक द इक्वेटर विच सेंट्रली प्लेस बिटवीन पोल्स, एनी मेरिडियन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अब एक बात ध्यान रखना, प्राइम मेरिडियन का लोकेशन पता होना चाहिए। प्राइम मेरिडियन का लोकेशन क्या है? ग्रीनविच नियर लंदन है। यहाँ पर जाके क्या होता है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो मेरिडियन रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री, ये चीज़ आपको इससे पता चलती है। दूसरा, लोकल टाइम यहीं से निकल कर आया था, आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रही हूँ। लोकल टाइम कैसे बनता है? देखो, अर्थ जो है वो एक रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री का समय लगाती है इन 1 डे, यानी 24 घंटे लेती है। मतलब 1 घंटे में 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 15 डिग्री इन 1 आवर, 4 मिनट में उसका 8 डिग्री कंप्लीट होता है। किसका? अर्थ का। अब जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाएगी, सो एवरी 15 डिग्री में ईस्टवर्ड में लोकल टाइम क्या होगा? 1 घंटे का एडवांस होता चला जाएगा। बात समझना ध्यान से। कन्वर्सली जब ये वेस्टवर्ड जाएगी तो टाइम क्या होगा? रिटार्ड हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ग्रीन बीच में ऐसे ही लेकर करा गया कि सन अर्लियर एंड गेन टाइम, ये सारी चीज़ों को बैठा के टाइमिंग्स को ऐड करा गया और ये सारी तरह के टाइमिंग्स क्रिएट करे गए। लंदन का, न्यूयॉर्क, इंडिया, हर तरह का टाइमिंग्स ऐसे ही क्रिएट हुआ है। तो आप सोचो लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम क्रिएट होता है। ऐसे ही स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स क्रिएट करे गए, हर कंट्री का अपना अपना। समझ रहे हो बात को? तो ये टाइमिंग्स क्रिएट करते हुए यहाँ पर बता दिया। जैसे लार्ज कंट्री लाइक यूएसए है, ये सारा कनाडा है, यूएसएसआर है और ग्रेटेस्ट ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच। तो यहाँ पर इसलिए डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइम जोन मिलेंगे। जैसे इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है ना, बस आप ईस्ट और वेस्ट वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, गुजरात वाला कर लो। इसके अलावा आपको सारे के टाइम जोन आपको इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज में बहुत सारे टाइम जोन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम जोन्स एंड ऑल। तो इतना ही करना था। इसमें और एक जो टॉपिक रहता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वो क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली ट्रैवलर गोइंग ईस्टवर्ड, मान लो ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है तो उसका टाइम बढ़ेगा, है ना। ग्रीन विच अंटिल ही रीचेज अ मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट व्हेन ही विल बी 12 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। अगर आप वेस्टवर्ड की तरफ जाते हो तो 12 घंटे लूज करते हो आप। समझ रहे हो? तो यही इसका एक मामला है। ईस्टवर्ड जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा 12 घंटे, इस तरफ जाओगे तो टेम्परेचर, अब देखो ना, अब इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया जाते टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाना। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। और जैसे इसमें कह भी रहा है ना कि ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एक दिन उसका खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो उसका एक डे बढ़ जाएगा। तो दिस इज वॉट इट इज। सो दिस चैप्टर इज अबाउट द फिजिकल थिंग्स एंड ऑल। Tomorrow, as we have started this GC Leong के chapters, तो tomorrow we'll discuss about अर्थ के क्रस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। आज guys, please revise this chapter thoroughly. This is very very important chapter because it talks about latitude, longitude, and these things will give you the glimpse of कि how the area of temperature, ये सारी चीज़ें कैसे create होते हैं। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.